नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रताप रोजगार कोचिंग पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी सभी सब्जेक्ट का लगभग रिजल्ट आ चुका है। जिनका सिलेक्शन हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिन साथियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है परेशान ना हो। कहते हैं ना कि फेलियर से हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए, ठीक है। और जो गलतियां हमने अब तक प्रिपरेशन में की हैं वो आगे ना दोहराएं। यूपी एलटी ग्रेड में जीएस कॉमन है, इसमें 30/30 की तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये आपको बहुत मदद करेगा। अगर आप अभी से कंटिन्यूस प्रिपरेशन करते हैं तो एक दिन में तो नहीं सफलता, लेकिन एक दिन आपको जरूर मिलेगी। अगर आप अपकमिंग टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार भरा सपोर्ट जरूर करें। इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो तथा एलटी ग्रेड जीएस की वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारा इस वीडियो का छोटा सा टारगेट है, अगर वो हमें अचीव हो जाता है 151 लाइक का, तो आगे हम आपको यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जीके बुक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे फ्री में। इस वीडियो में हम यूपी एलटी ग्रेड प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चन और यूपीएससी बीपीएससी और आरपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर अप कराने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कुछ यूपी एलटी ग्रेड जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो 2018 पेपर हुआ था उससे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जीएस के। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसका वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर है लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये एलटी ग्रेड का जीएस का। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि इससे कुछ और क्वेश्चन भी पुटअप होने की पॉसिबिलिटी रहती है। चलिए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं, डिटेल में इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, स्थानीय स्वायत्त शासन, ठीक है, का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसने वर्ष 1882 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया था। और लॉर्ड रिपन ने ही सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। और वर्ष 1881 में सर्वप्रथम इसी ने, यानी कि इन्हीं के काल में जो कार्यकाल है इन्हीं के कार्यकाल में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही हुई थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल कैसे, जैसे आप समझोगे राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल जैसे देश में राष्ट्रपति होते हैं ऐसे ही राज्य में राज्यपाल होते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल को पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति। 153 आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि भारत में एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। और 155 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है कितने 6 साल का होता है, ठीक है। और जो मुख्यमंत्री होता है राज्य में, आपको पता ही होगा कि 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि जो हमारे क्या नाम है विधानसभा है, उसको भी भंग कर सकता है राज्यपाल प्रधानमंत्री के, अगर वो बहुमत सपोर्ट नहीं करता है, या मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं प्रीवियस ईयर का ही। चलिए प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम जनगणना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का ह्रास हुआ था? तो बात करेंगे किस राज्य की। देखो इनकी जो है केरल की, सिक्किम की, मणिपुर की जनसंख्या बढ़ी थी कुछ ना कुछ %, परंतु अगर हम बात करें नागालैंड की 0 यानी कि माइनस में 0.6% इसकी जो जनसंख्या है वो क्या हुई थी, घटी थी, ठीक है। थोड़ा इसके डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। डिटेल में थोड़ा सा आगे हमने इसको टाइप करके रखा है। देखिए डिटेल में क्या है, 2011 जनगणना के अनुसार नागालैंड राज्य में जनसंख्या का ह्रास हुआ। नागालैंड की जो दशक है, यानी कि जो 10 ईयर में होती है ना जनगणना, उसमें जो कमी देखी गई थी -0.6% की जो है ह्रास देखा गया था। अगर हम बात करें केरल में जनसंख्या जो वृद्धि थी 4.9% थी, और सिक्किम में 12.9% वृद्धि थी, और मणिपुर में 24.5% वृद्धि दर रहा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, दुधवा नेशनल पार्क। आपको पता होगा दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, असम। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं, आपको पूरी जो जानकारी हो जाएगी। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप एक भी छोड़ के एग्जाम में नहीं आएंगे। चलो डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में, डिटेल में इसमें क्या दिया हुआ। देखिए
थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि मैं क्वेश्चन बताऊंगा प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन इसमें आए। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के खीरी जनपद, ठीक है, खीरी जो जनपद है उसमें पड़ता है। विभिन्न वनस्पति और वन्य जीवों की प्रजातियां प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं। इस जंगल का उत्तरी किनारा नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन सा जो है नेशनल पार्क है उसका जो है किनारा लगता है। तो आंसर है हमारा दुधवा नेशनल पार्क। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि दुधवा नेशनल पार्क के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। तो आंसर है सुहेली नदी, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेते हैं स्क्रॉल हम, देखिए दुधवा नेशनल पार्क में बाघ, सांभर, नीलगाय, तेंदुआ, हिरण जो भी हैं ये जो है वन्य जीव पाए जाते हैं। अब हम बात करें जो अदर क्वेश्चन हैं, जैसे असम में मानस बहुत फेमस है, ठीक है। असम में कौन सा, मानस और काजीरंगा, ये कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते रहे हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड में जिम कार्बेट बहुत ही पॉपुलर है, ये कई बार पूछा गया है। और राजस्थान में जो है घाना, रणथंभौर और सरिस्का, ये कई बार पूछा गया है, घाना रणथंभौर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट को हमने इसमें सेलेक्ट करके रखा है, प्रीवियस ईयर में इन पे से क्वेश्चन पूछे गए तो आगे भी आने की संभावना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, जनसंख्या महाविभाजन किसे कहा जाता है, यानी किस वर्ष को कहा जाता है। तो आंसर है 1921, ठीक है। तो 1921 को जनसंख्या महाविभाजन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको जनसंख्या महाविभाजन, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। जनसंख्या महाविभाजन 1921 को कहा जाता है। भारत की जनांकीय इतिहास 1921 को महाविभाजन के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1911 से 1921 के दौरान भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक यानी कि कम हो गई थी, इसी को जनसंख्या महाविभाजन वर्ष कहा गया था। इसीलिए इसके फलस्वरूप इस दशक में यानी कि 10 साल में एक बार जनगणना होती है, उससे पता लगा था, ठीक है। तो 1921 में पता लगा कि जनसंख्या भारत की -0.31% भारत की जनसंख्या कम हो गई है। तो इसमें कितने पॉपुलेशन घटी थी, यानी कि 77 लाख की कमी आई थी, ठीक है। कितनी, 77 लाख की, यानी कि मृत्यु दर उसमें ज़्यादा थी और जन्म दर बहुत कम थी उसके मुकाबले। इस तरीके से इसको निकाला गया है, प्रति 1000 पे ये निकालते, थोड़ा आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ है, इब्न बतूता, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा, देखो जितने क्वेश्चन अभी तक हम करा रहे हैं सभी यूपी एलटी ग्रेड 2018 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में दिया है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अरबी भाषा में दिया हुआ है, ठीक है। किस में दिया हुआ है, अरबी भाषा में दिया हुआ है। इसी में एलटी ग्रेड में जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। ये क्वेश्चन तो नहीं था एलटी ग्रेड में, क्वेश्चन कैसे पूछा गया, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था इब्न बतूता के बारे में। देखिए तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ डिटेल में हम जान लेते हैं। तो देखिए इब्न बतूता यात्री का विवरण अरबी भाषा में है। इब्न बतूता एक अरबी यात्री था, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विद्वान और लेखक भी था। इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था। इब्न बतूता मुसलमान यात्रियों में सबसे महान था क्योंकि इसने 75,000 मील की तैयारी जो है दूरी यात्रा के दौरान तय की थी। सबसे लंबा भ्रमण के कारण इसको सबसे स्पेशली बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एलटी ग्रेड में पूछा गया था। किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक रूप में मतलब बताया था, ठीक है। तो आंसर है इब्न बतूता। ये प्रीवियस ईयर एलटी ग्रेड में पूछा गया है, किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक रूप में बताया था। तो आंसर है इब्न बतूता ने इसको बताया था, ठीक है। और इनकी जो बुक थी रहला बहुत ही पॉपुलर थी, उसमें इन्होंने इस बात को लिखा था, ठीक है। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए इब्न बतूता ने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों के रूप में बताया था। मोरक्को को ये रहने वाला था, ठीक है। मोरक्को का रहने वाला था और अरबी था ये, ठीक है। और रहला इनकी प्रमुख रचना थी और इनका जो नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए मलेच्छ, देखो ये यूपी एलटी ग्रेड प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। मलेच्छ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, मलेच्छ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसका जो विवरण है वो शतपथ ब्राह्मण में दिया हुआ है। शतपथ ब्राह्मण से पता लगता है कि मलेच्छ शब्द क्या है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में देखो क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए मलेच्छ शब्द की उत्पत्ति शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से हुई है। जो व्यक्ति संस्कृत भाषा को शुद्ध नहीं बोल सकता उसे
मलेच्छ ब्राह्मण, उसे मलेच्छ कहा जाएगा। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में यक्षों तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई। ये ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे गए। इसमें उत्तर वैदिक कालीन समाज की संस्कृति का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें किस प्रकार की संस्कृति का उल्लेख है, तो उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति का उल्लेख है। आई होप ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने इस तरीके से बनाया है जिसमें डिटेल में स्टूडेंट्स को इसकी जानकारी मिल जाए। सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत में पहला जिला बना है? ठीक है, तो आंसर है सूरत। इसके बाद थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, डिटेल में इसके बारे में क्या दिया हुआ है। देखिए डिटेल में इसके बारे में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत गुजरात के सूरत जिले में इस समस्या से लड़ने हेतु सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 100% सौर संचालित किया गया है, ताकि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की प्रासंगिकता को समझा जा सके। जिले के 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह सुविधा पूरी तरह बहाल कर दी गई है। ठीक है, 52, ये क्वेश्चन बन सकता है कितने जिलों में, तो 52 जिलों में इसको बहाल कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर पीसीएस में पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो है वन दिवस कब मनाया जाता है, तो आंसर है 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। डिटेल में क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए डिटेल में देखो क्या लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को बनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है पूरे विश्व में वन आवरण की कमी एवं संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता के बारे में जागरूकता विस्तृत करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। 28 नवंबर 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मुख्य विषय वन एवं स्थायी शहर, तो उनका जो मुख्य, जो पहली बार जब इसको सेलिब्रेट किया गया था तो उसका जो मुख्य विषय था वो क्या था, वो था क्या, वन एवं स्थायी शहर। वन एवं स्थायी शहर इसका मुख्य विषय था। 2012 में सबसे पहले इसको इन्होंने सेलिब्रेट किया था 21 मार्च को। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बाढ़ सुपर पावर, ठीक है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पर आती है, बिहार राज्य में। ठीक है, ये बीपीएससी में पूछा गया था, बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस में इसको पूछा गया था। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। इसके बाद डिटेल में देखो क्या लिखा हुआ है। डिटेल में देखिए, बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है। पर इस परियोजना को मेगा पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो बिहार में है ये। ठीक है, साथ ही इसका स्वामित्व भारतीय ऊर्जा कंपनी, ठीक है, भारतीय ऊर्जा कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के अधीन है। ठीक है, इस बिजली घर में 2.660 यानी कि 1320 मेगावाट अलग अलग 2 यूनिटें स्थापित की गई हैं, यानी कि इतना उत्पादन होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आंसर है पक्की ईंटों से बनी इमारत, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से घर बनाए गए थे, यानी कि आज की सभ्यता से भी उन्नत सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, इसलिए ये सभ्यता बहुत ही पॉपुलर है। और ये सभ्यता बाढ़ में बह गई थी, यानी कि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी और ये सभ्यता बह गई थी। ठीक है, तो एक स्पेशल इस पर वीडियो बना दिया जाएगा। सिंधु सभ्यता से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, एलटी ग्रेड के हमने करा दिए हैं, इतने ही इसमें क्वेश्चन थे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित शहर सभ्यता थी। नगरों को नियोजित ढंग से बनाया गया था। प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इमारतों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। लोग प्रकृति की पूजा करते थे, तो भगवान उनकी कौन थी, प्रकृति, प्रकृति की पूजा करते थे, इसलिए पूजा स्थलों के अवशेष प्राप्त नहीं होते थे, यानी कोई मूर्ति पूजा वो नहीं करते थे शायद। कला और वास्तुकला का उन्नत विकास नहीं हुआ, यानी कि कला का, अगर कला का विकास होता तो मूर्ति का भी होता, वहाँ पर वास्तु कला और कला का होता, तो वहाँ पर मूर्ति कोई भी उनके जो अवशेष हैं उसमें नहीं मिले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कौटिल्य, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है कौटिल्य। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कुछ लोग तो इसे विदेश नीति पे लगाएंगे, कुछ लोग इसे
शासनकाल के सिद्धांत के अभ्यास वाले पे लगाएंगे, तो आंसर इसमें सिर्फ ये वाला है, शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास। ठीक है, तो इन्होंने शासनकाल का सिद्धांत, आपको पता होगा चंद्रगुप्त के ये आचार्य थे। ठीक है, इन्होंने मतलब कह सकते हैं कि मेन गुरु थे उनके, और उनके प्रधानमंत्री भी थे ये। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, कौटिल्य पुस्तक, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। कौटिल्य पुस्तक जो अर्थशास्त्र है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास विषय पर आधारित है। इसके लेखक कौटिल्य। अब इनका जो नाम केवल ये पूछ लेते हैं, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था, नेक्स्ट जो दूसरा नाम था। ठीक है, इस पुस्तक के, और चाणक्य आपको पता ही होगा, इस पुस्तक में राज्य व्यवस्था, न्याय, राजनीति और शासन के सिद्धांतों का वर्णन किया गया। इस पुस्तक शैली की उपदेशात्मक कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में की। ठीक है, तो 18 तीर्थों का उल्लेख भी इस पुस्तक के में किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, त्रिपिटक। देखिए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो आंसर है बौद्ध धर्म। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चलिए ये मैंने आपको बताया थोड़ा, एक बार और इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है, और पाली भाषा में, मेन चीज़ है ये, भाषा पूछ लेते हैं कई बार कि किस भाषा में उसको ग्रंथों को रचा गया है, तो पाली भाषा में। इस ग्रंथ को में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय महापरिनिर्वाण तक दिए गए प्रवचनों का संग्रह। महापरिनिर्वाण मतलब उनके अंत टाइम तक। त्रिपिटक में सुत्ति पिटक और विनय पिटक और अधिधम्म पिटक आता है। ठीक है, तो इनके बारे में एक अलग से एक न्यू वीडियो बना देंगे। इनमें तीनों में से पूछते हैं, सुत्ति पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक, ये किस जो धर्म से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है यूपीपीसीएस में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ, देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों को दक्षिण भारत के आकर्षक द्वार, यानी दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे, तो आंसर है गोपुरम। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखा जाए, डिटेल में इसके में क्या है, देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षक द्वार, ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम प्रवेश कहलाते थे। गोपुरम एक स्मारकीय अट्टालिका होती है जो प्राय शिल्प से सज्जित एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। ठीक है, जो प्राय शिल्प से सज्जित दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होती है। गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो अधिकतर आयताकार होते हैं ये, इन्हें शिल्प एवं चित्रकारी द्वारा सजाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है, विजयनगर। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर और फेमस है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है, तो आंसर है हम्पी। ठीक है, तो आंसर क्या है, हम्पी। थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में, डिटेल में इसमें क्या दिया हुआ, देखिए, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष हम्पी में मिलता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। वर्तमान में यह विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों को, यानी वर्तमान में यहाँ विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों को देखा जा सकता है। इसी कारण यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थलों में इसे शामिल किया गया है। ठीक है, तो अब बात हम करें, विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है इसको। जैसा कि आपको पता है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात इसके अवशेष हम्पी, यानी कि अब फिलहाल अगर हम बात करें तो हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, कर्नाटक में स्थित है, जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश किसके दरबार में हुआ, तो आंसर होगा जहांगीर। जहांगीर जो हैं चित्रकला के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। अगर हम बात करें चित्रकला अपने चरम पर कब पहुंची थी, तो अकबर के शासनकाल में पहुंची थी, सम्राट अकबर के शासनकाल में पहुंची थी। तो जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला की शैली का प्रभाव अधिक गहरा गया था, क्योंकि इन्होंने कुछ वहाँ से चित्रकला के पिक्चर मतलब फ़ोटो वगैरह मंगाए थे यूरोप से, जिसकी शुरुआत अकबर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जिसकी शुरुआत प्रारंभ हुई थी। मुगल काल में चित्रकारी का विकास इसके संस्थापक बाबर
के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, परंतु इसका चरम उत्कर्ष मैंने बताया था कि अकबर के शासनकाल में हुआ था। ये कई बार पीसीएस में पूछा गया है। अकबर के समय चित्रकला के मुख्य 2 विषय थे, तो 2 विषय वो कौन कौन से थे देखिए। दरबारी घटनाओं का चित्रण और छवि चित्रण जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला पराकाष्ठा को प्राप्त हुई, जबकि वह स्वयं एक चित्रकार थे। यानी कि अगर हम बात करें कौन सा सम्राट मुगल जो चित्रकार था, तो आंसर है जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, यानी कि वो उस देसी रियासत को नहीं जीत पाए थे। ठीक है, तो आंसर है इसमें, आंसर क्या होगा इसमें, ग्वालियर। यानी कि वो ग्वालियर को नहीं जीत पाए थे, पर्याप्त सेना उनके पास नहीं थी ग्वालियर को जीतने के लिए। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो ये यूपी पीसीएस में किसी न किसी मतलब स्टेट पीसीएस में पूछे जाते रहे हैं। ये तो मैंने नहीं लिखा है कि किस ये पीसीएस में पूछे गए हैं। बीपीएससी आरपीएससी यानी यूपीएससी से मिलकर के ये पेपर बनाए हैं। ठीक है, और इसमें एलटी ग्रेड के कुछ क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे। वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद अनेक रियासतों की शक्ति कमजोर करने हेतु उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया जाने लगा। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, यानी कि हड़प नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, इन गतिविधियों को अधिक श्रेय दिया था लॉर्ड विलियम वेंटिक ने कुर्ग, मैसूर, जैंतिया को हड़प लिया। लॉर्ड एनवेरो ने सिंध को जीता। डलहौजी ने नागर, सतारा, झांसी, संबलपुर, ठीक है, जैतपुर, अवध को हड़प लिया था, परंतु ग्वालियर को वह नहीं जीत पाया था। ठीक है, किसको, ग्वालियर को। आप यहाँ पर देखेंगे, यानी कि लॉर्ड एनवेरो ने ग्वालियर रियासत की सैन्य शक्ति कमज़ोर की, परंतु उसे ब्रिटिश प्रांत में शामिल नहीं किया था। यानी कि सैन्य शक्ति वहाँ पर कमज़ोर कर ली थी, परंतु उसे ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोपला विद्रोह बहुत ही फेमस है। मोपला विद्रोह है वर्ष 1921 में कहाँ हुआ था। कई बार तो इसका वर्ष पूछ लेते हैं और कई बार इसका स्टेट पूछते हैं, तो स्टेट है केरल। केरल में मोपला विद्रोह हुआ था, तो डिटेल में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वर्ष 1921 ईस्वी में अली मुस्लियार के नेतृत्व में मोपला विद्रोह की शुरुआत केरल में हुई थी। इस विद्रोह का मुख्य कारण कृषकों को असंतोष की भावना थी, यानी कि जो कृषकों में असंतोष की भावना थी उसके कारण यह मोपला विद्रोह हुआ था, परंतु कालांतर में यह सांप्रदायिक हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये सांप्रदायिक हो गया। विद्रोह की उग्रता को देखते हुए सरकार के द्वारा सैनिक शासन की घोषणा की गई, जिसके फलस्वरूप विद्रोह समाप्त हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। कई बार इसका डेट पूछ लेते हैं और ये स्टेट पूछ लेते हैं। ठीक है, मोपला विद्रोह ये पूछ सकते हैं कि कृषकों की ये किसके कारण हुआ था, तो कृषकों के असंतोष की भावना के कारण यह उत्पन्न हुआ था। ठीक है, विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन की अगर हम बात करें तो बंगाल विभाजन जब हो रहा था तब ये स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो आंसर है इसका बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। डिटेल में पढ़ते, डिटेल में इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। भारत में स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 7 अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई बैठक में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की स्वीकृति मिली। इस आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, अब ये भी थोड़ा देख लो। इसका जो है नेतृत्व किसने किया था, दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद कौन सा देश भारत से अलग हुआ था। यानी कि अब आप देखोगे जो पड़ोसी देश हैं ये सभी में से, इनमें से देखोगे सब पड़ोसी देश हैं, इनमें से कौन सा 1935 के शासन के लागू होने के दौरान इसको ये अलग हो गया था। तो आंसर है वर्मा। पहले से वर्मा बोलते थे, वर्तमान में अब इसे क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए थोड़ा सा इसके डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद बर्मा देश भारत से अलग हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने से पूर्व
इससे साइमन आयोग रिपोर्ट यानी कि नेहरू समिति की रिपोर्ट, ब्रिटेन में संपन्न 3 गोल मेजों के सम्मेलनों में हुए कुछ विचारों विमर्शों से सहायता ली गई। तीसरे गोल मेज सम्मेलन के संपन्न होने के बाद कुछ प्रस्ताव श्वेत पत्र नाम से प्रकाशित हुई, जिन पर बहस के लिए ब्रिटेन के दोनों सदनों एवं कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंततः इस रिपोर्ट के आधार पर 1935 ईस्वी का अधिनियम पारित हुआ। इसी रिपोर्ट के आधार पर इसे जुलाई 1936 को आंशिक रूप से लागू किया गया, किंतु पूर्ण रूप से चुनावों के बाद यानी कि 1937 में यह लागू हो पाया था। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक है या नहीं है तो उसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, कोई भी बिल पास होता है पहले लोकसभा में, उसके बाद ठीक है। तो ये यहाँ पर मेन चीज़ है यहाँ पर कि धन विधेयक का जो निर्णय करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनेगा, तो वो जो कैबिनेट जो होता है यानी कि जो सांसद होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनकी वोटिंग द्वारा इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको डिटेल में जान लेते हैं। डिटेल में क्या है? धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है। किसी विधेयक धन विधेयक होने या न होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है, उसका निर्णय अंतिम होता है। इस निर्णय को न्यायालय सदन राष्ट्रपति अस्वीकार नहीं करता, जिसको वो पास कर देते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष विधेयक को भेजा जाता है, उस पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक लिखा होता है। धन विधेयक केवल यानी कि लोकसभा अध्यक्ष उस पर लिख के दे देते हैं राष्ट्रपति के लिए कि पहले ही उसको वो पढ़ लें। ठीक है, तो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। लोकसभा से पास होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है। ठीक है, राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा धन विधेयक को न तो है और न ही कोई संशोधन कर सकती है, वह कुछ सिफारिशों के साथ इसे आगे भेज सकती है। ठीक है, जय हिंद।